स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी सीएसई स्टडी IQ। और आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज 2024 की, जिनकी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 वाज अवार्डेड टू होपफील्ड एंड हिंटन for their contributions in artificial intelligence, particularly artificial neural network। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, किस तरीके से ह्यूमंस ब्रेन वर्क करते हैं और किस तरीके से मशीन्स को वर्क करा जा रहा है कि वो भी ह्यूमंस के ब्रेन की तरह ही फंक्शन करने लगे। साथ ही नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024 वाज अवार्डेड, और इस पर भी हम बात करेंगे क्या होता है माइक्रो RNA। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 से। इट वाज अवार्डेड टू होपफील्ड एंड हिंटन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली जब कंप्यूटर्स मिमिक करने लगे ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को, जब कंप्यूटर्स हमारी इंटेलिजेंस को मिमिक करने लगे। अब इस AI की ही एक ब्रांच आती है, मान लीजिए दिस इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं एक तरीके से मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के भी एक डीपर कॉन्सेप्ट आता है डीप लर्निंग, जहां पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आता है। हमारे ब्रेन में जिस तरीके से आपकी फंक्शनिंग होती है उसी तरीके से मशीन्स भी वर्क कर सकें, उस इंटेलिजेंस की तरह यहां पर भी काम हो सके, इसीलिए ये सारी आपकी टेक्नोलॉजी है। तो आइए इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं जब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 की। तो हाउ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क? ह्यूमन ब्रेन्स के लिए हम सभी को पता है एक प्रॉपर तरीका होता है न्यूरल नेटवर्क जहां पर होता है, राइट? उसी तरीके से यहां पर आपका वर्क करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट, हाउ डज AI मिमिक ह्यूमन ब्रेन? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन को, बिकॉज दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। द ह्यूमन ब्रेन मेनली क्या करता है? एक्यूमुलेट करता है इंफॉर्मेशन को। हमने कोई इंफॉर्मेशन ली और फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, मेनली थ्रू 3 वेज। कैसे? हम वर्ल्ड में जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसको नोटिस करते हैं। थ्रू मेमोरी, हम उसको मेमोराइज करते हैं, एक तरीके से हमारी एक मेमोरी क्रिएट होती है। मेमोरी कैसे क्रिएट होती है? स्टोरेज से। तो जो भी हम नोटिस कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, हम उन चीजों को स्टोर कर पाते हैं, एक मेमोरी क्रिएट हो पाती है, एंड थ्रू द एफर्ट इट पुट्स इन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ह्यूमन ब्रेन की 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर, कि मेमोरी क्रिएट करना, मेमोरी के लिए मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाना, और साथ ही लर्निंग की एबिलिटी होती है। तो ये एबिलिटीज जब मशीन्स में चली जाएं, इसी की इन्वेंशन को यहां पर बेसिकली नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया गया है। द ह्यूमन ब्रेन कैन ऑल्सो थिंक यूजिंग द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस इंफॉर्मेशन पर ह्यूमन ब्रेन सोच सकता है। एज द नोबेल वेबसाइट पॉइंट्स आउट, टुडे अगर हम आज की बात करें तो मशीन्स कैन नॉट थिंक, वो खुद से नहीं सोच सकती। वी ऑल नो कि हम कुछ इनपुट्स, कुछ डेटा ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ह्यूमंस की जब हम बात करें तो उसी की तरह मशीन्स कॉपी कर सकती है मेमोरी और लर्निंग के फंक्शन को। ये जो 2 फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, मेमोरी और लर्निंग, सीखने के फंक्शन को, इनको कॉपी कर पाए जब मशीन्स, हमारे इन फंक्शंस को जब मशीन्स कॉपी करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक बेबी की बात करते हैं तो एक बेबी जिसने एक कैट देख चुकी है, जब वो एक दूसरी स्पीशी को भी कैट की देखे तो वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये उससे ही एसोसिएटेड है। लेकिन मशीन्स ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनको जो इनपुट जा रहा था वो सिर्फ उसी पर वर्क करेंगी। तो जब ये आइडेंटिफिकेशन मशीन्स के थ्रू भी पॉसिबल हो पाए, ह्यूमन ब्रेन की जब हम बात करें, इंक्लूडिंग दैट ऑफ अ चाइल्ड, जब वो एक एनिमल को देखता है और बताता है कि ये कैट है, इवन इफ इट्स अ स्पीशी ऑफ कैट, ये कोई दूसरी स्पीशी है कैट की, द चाइल्ड हैज नेवर एनकाउंटर्ड बिफोर। अगर कोई और स्पीशी भी है बट वो कैट से रिलेटेड है, उसी वाली स्पीशी से, तो ह्यूमन ब्रेन, इनफैक्ट चाइल्ड भी बता सकता है कि ये कैट है। उसी तरीके से टीचिंग अ कंप्यूटर को भी ऐसी स्किल्स सिखाना कैन मीन दैट इट कैन लुक एट वेरियस पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स जो आपकी प्रेजेंट होती हैं
डिफरेंट सेल्स को देखकर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कैंसरस सेल को। अब कैंसरस सेल्स ऐसी सेल्स हो सकती हैं जो उसने पहले नहीं देखी हैं, तो उसके लिए जरूरत है कि वो खुद से वर्क कर पाए। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाना और लर्निंग की पॉसिबिलिटी की जरूरत है, और वही है यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कि ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर पाना। दिस स्टेज हैज बीन रीच्ड आफ्टर डिकेड्स ऑफ रिसर्च। बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पॉसिबल हो पाया है। Then the impossible war basically human intelligence और artificial intelligence के बीच में। Now, what are the contributions of Hopfield? इसमें Hopfield की contributions क्या रही हैं जानते हैं। तो इन्होंने basically ये artificial network build किया nodes का। जैसे हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, राइट, वैसे ही मशीन्स में एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया नोड्स का, जिससे कि इंफॉर्मेशन आपके स्टोर हो सके और मिमिक किया जाए ह्यूमन ब्रेन को। तो देखिए किस तरीके से, जब हम ह्यूमन ब्रेन्स की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन्स में क्या फंक्शन है समझिए, कि आपने एक परफ्यूम बहुत समय तक यूज किया, बहुत टाइम तक यूज किया, फिर कुछ समय बाद एक सिमिलर परफ्यूम की स्मेल आप देखते हो तो आप पहचान कर पाते हो। कैसे? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन ने स्टोर करी, और फिर आप उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके बाद में कभी भी उसका यूज कर पा रहे हो, राइट। जब यही एबिलिटी आपकी मशीन्स में भी डेवलप हो जाए तो इसी को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा गया। और यहां पर भी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर्स है कि कुछ इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा, इनपुट, फिर आपकी हिडन लेयर्स होंगी जहां पर प्रोसेसिंग होगी। इनपुट में क्या होगा, इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, फिर हमारा ब्रेन भी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर कुछ आउटकम, कुछ आउटपुट आता है। और इसी तरीके से यही सिस्टम बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसका में कंट्रीब्यूशन था हॉपफील्ड का। आई होप सभी को क्लियर है। नाउ, as the Nobel website says, the Hopfield network can store patterns and has a method for recreating them. Recreate करने का भी एक method है। When the network is given an incomplete or slightly distorted pattern, मतलब जब इस नेटवर्क को एक इनकम्प्लीट पैटर्न भी अगर आप देते हो तो भी ये मेथड आपको एक स्टोर्ड पैटर्न दे सकता है जो कि बहुत सिमिलर है। ठीक है, ये फाइंड कर सकता है स्टोर्ड पैटर्न को जो सिमिलर है, मोस्ट सिमिलर। ओके, नाउ व्हाट हिंटन डिड, व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हिंटन। तो हिंटन ने इसी आर्टिफिशियल नेटवर्क पर और ज्यादा डिटेल में वर्क किया। ही एक्सपैंडेड इट टू बिल्ड समथिंग न्यू यूजिंग आइडियाज फ्रॉम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के आइडियाज को उन्होंने यूज करा। द नोबेल वेबसाइट सेज along with the other researchers he built something called as Boltzmann machine. Now what is this Boltzmann machine? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, Boltzmann machine जिसमें एक इक्वेशन यूज होती है डेवलप्ड बाय 19th century physicist Boltzmann. Boltzmann machine क्या कर सकती है? Boltzmann machine can learn not from the instructions, कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, सिर्फ उससे नहीं बल्कि एग्जाम्पल्स से भी। अब देखिए आपका ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है। अब अगर आप आपके किसी फ्रेंड के सिबलिंग से मिलते हो, किसी अपने दोस्त के भाई या बहन से मिलते हो, तो हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये उससे रिलेटेड है, राइट, चाहे हम उसके भाई या बहन सिबलिंग से पहले ना भी मिले हों। तो सोचिए जब इस तरीके से मशीन्स भी वर्क कर पाएं, और यही काम है बोल्ट्जमैन मॉडल का बेसिकली। A trained Boltzmann machine can recognize familiar traits in information it has not previously seen. जैसे आपने अपने फ्रेंड के सिबलिंग को पहले नहीं देखा था बट आप रिकॉग्नाइज कर पाए, उसी तरीके से मशीन भी यहां पर वर्क कर सकती है, और यही है बोल्ट्जमैन मशीन का काम। नाउ तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हॉपफील्ड के और हिंटन के। द नोबेल प्राइज प्रेस रिलीज ऑल्सो स्ट्राइक्स अ नोट ऑफ कॉशन. Thanks to their work, Hopfield and Hinton's humanity now has a new item in its toolbox. How deep learning by ANN, that is artificial neural networks, will be used in the future depends on the humans. Depends how we humans choose to use this information. Incredibly potent tools. Now,
नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो आरएनए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट GS3. Who won this year's Nobel Prize for Medicine? आइए जानते हैं. तो साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोज एंड रुकुन वन दी 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन जीन रेगुलेशन. जीन के रेगुलेशन में क्या रोल है, और इन्होंने डिस्कवरी करी माइक्रो आरएनए की. नाउ व्हाट इज माइक्रो आरएनए? वी नीड टू स्टडी. तो माइक्रो आरएनए क्या होता है? माइक्रो आरएनए को समझने से पहले डीएनए आरएनए आप सभी को पता होना चाहिए. तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए बेसिकली आप सभी सेल समझते हो, सेल्स में होते हैं क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं वो आपके डीएनए है. अब किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपकी जाती है? यहां पर डीएनए से आपकी आरएनए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर आपकी आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, जिस प्रोसेस को, जिस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है. अब यहां पर बीच में आपको माइक्रो आरएनए दिख रहा होगा, माइक्रो आरएनए. तो व्हाट कैन दिस माइक्रो आरएनए डू इन दिस प्रोसेस? ठीक है, तो माइक्रो आरएनए की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो आरएनएज आर mRNAs. दे आर स्मॉल नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनएज. ये बेसिकली साइलेंस कर सकते हैं mRNAs को उनसे बाइंड करके साइलेंस किया जा सकता है उनको, जिससे कि प्रोटीन के सिंथेसिस को रेगुलेट किया जा सकता है. और यही मेन फंक्शन है. मान लीजिए ये आपका आरएनए मॉलिक्यूल है और इससे बाइंड करके माइक्रो आरएनए क्या कर सकता है? प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट कर सकता है. और यही मेन फंक्शन है mRNA का. The discovery of microRNAs has provided scientists with the new tools to investigate gene regulation and has significantly expanded our understanding of how genetic information is processed and utilized in living organisms. So this was all about Nobel Prize in Physics and Medicine. For more such informative videos, stay connected to UPSC CSE Study IQ. Thank you so much. Good luck. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.